एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन की बहुत इंपॉर्टेंस है, जहां इक्विटी में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी होती है, वहीं डेट पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरह से एसेट एलोकेशन मेंटेन किया जा सकता है और क्यों इन्वेस्टर को टाइम टाइम पर पोर्टफोलियो की रीबैलेंसिंग भी करनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल। आप देख रहे हैं फंडनामा। फंडनामा हमारा एक विशेष कार्यक्रम है जहां पर हम समय समय पर फंड्स को रिव्यू करते हैं और साथ ही आपकी मुलाकात कराते हैं कुछ फंड मैनेजर्स से। तो इसी कड़ी में आज मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के सीनियर फंड मैनेजर रजत चांडक जी से, और उनसे समझेंगे कि क्या है मार्केट पर उनकी राय, और साथ ही क्योंकि वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड को मैनेज करते हैं तो उसके बारे में भी उनसे हम जानेंगे। रजत जी नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम फंडनामा में। जी नमस्कार। मैं बात करूं आपके द्वारा मैनेज किए गए फंड्स की, उससे पहले क्योंकि मार्केट में काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी तेज़ी है इक्विटी में, और हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे कि क्या ये तेज़ी ऐसी ही रहेगी या मार्केट में उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। तो इस पर थोड़ा सा मुझे पहले आप संक्षेप में बताइए। हमारा मानना ये है कि अगर आप फंडामेंटली देखें तो देश जो है बहुत ही एक मजबूत स्थिति में खड़ा है। अगर आप देखेंगे कि कॉर्पोरेट्स का बैलेंस शीट कैसा है, उसमें उन्होंने अपना लेवरेज कम किया है, मतलब लोन कम हुए हैं, उन्होंने अपना लोन अदा कर दिया है। बैंकों की बैलेंस शीट्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कैपिटल जो उनका रिक्वायरमेंट है वो भी अच्छे स्तर पर एक मौजूद है। लोन लॉसेस जो हैं बैंकों के वो भी एकदम न्यूनतम स्तर पर चल रहे हैं अभी, और जो हमें लग रहा है कि अगले कम से कम 3 से 6 क्वार्टर तक भी ऐसा लग नहीं रहा है कि कहीं परेशानी होगी। थोड़ा डर लोगों को है कि जो छोटे लोन जो दिए जा रहे हैं अनसिक्योर्ड लोन, वहाँ पर शायद थोड़ी सी परेशानी हो रही है, पर वो बहुत बड़ी बात नहीं है ओवरऑल बैंकिंग इंडस्ट्री की बैलेंस शीट के हिसाब से। तो कॉर्पोरेट्स केपेक्स कर रहे हैं क्योंकि अब उनको डिमांड ग्रोथ दिखाई दे रही है, उनके पास अभी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ गई है, कैपेसिटी जो हम बोलते हैं कि भाई सरकार की पॉलिसीज़ भी सपोर्ट कर रही हैं, अगर पीएलआई स्कीम वगैरह है, बैलेंस शीट ठीक है, डिमांड आउटलुक ठीक दिख रहा है। हमारे देश का जो जीडीपी ग्रोथ है वो अभी लेटेस्ट जो डेटा आया वो भी काफ़ी अच्छा आया, एक्चुअली पॉजिटिव सरप्राइज़ था वहाँ पे, और एक्सपेक्टेशन है 6 से 7% के बीच की जीडीपी ग्रोथ की जो दर है वो हमारी मेंटेन रहेगी कम से कम अगले साल। तो ओवरऑल एक अच्छा माहौल बन रहा है देश के लिए, इकोनॉमिक गतिविधियों के लिए अच्छा। हमारे हिसाब से तो अगले 3-5 साल भी अच्छे रहेंगे। थोड़ा सा इसमें किस्मत ने भी साथ दिया है। अगर आप देखेंगे कि कोविड के बाद थोड़ा China+1 का एक स्टोरी बन रही थी कि थोड़ा सा सप्लाई चेन को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना है, तो उसके बाद एक बड़ी ज्योग्राफी कौन सी है जहाँ से हम क्वांटिटी में सप्लाई कर सकते हैं, जहाँ हमको लेबर मिल सकता है, तो China+1 की भी बेनिफिट हमको थोड़े से मिलेंगे। इनफैक्ट यूक्रेन रशिया क्राइसिस के बाद, वॉर के बाद, जब एनर्जी प्राइसेस, ऑयल प्राइसेस ऊपर की तरफ गए, तो इनफैक्ट यूरोप+1 का भी एक खबर चली थी कि यूरोप में भी मैन्युफैक्चरिंग में इतना उनका खर्चे बढ़ गए हैं कि वहाँ से भी उनको कहीं और सोर्स थोड़ा मूव करना पड़ेगा। तो थोड़ा गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, थोड़ा हमारे देश का स्ट्रक्चर ऐसा है कि लेबर अवेलेबिलिटी इतनी है, यंग पॉपुलेशन है, और थोड़ा ये जियोपॉलिटिकल इश्यूज़, ये तीनों मिलकर आकर ऐसा माहौल बन रहा है कि अगले 3 से 5 साल ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल सब चीज़ें अच्छी तरह से चलती रहेंगी। अगर हम मार्केट्स की बात करें तो इस संदर्भ में हमेशा मार्केट जनरली जीडीपी ग्रोथ रेट जो होता है नॉमिनल दर पे, उससे ±1-2% इधर उधर चलता है। अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो वही हुआ है कि अगर जीडीपी ग्रोथ, रियल जीडीपी अगर हम बोलते हैं 6 से 7% की रहेगी, और 4 से 5% के बीच अगर इन्फ्लेशन रहेगा, महंगाई दर, तो आपका 11 से 12% के बीच आपका नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ होगा, और मार्केट भी उसके आसपास ही रिटर्न देना चाहिए, अर्निंग्स ग्रोथ भी क्योंकि उसके आसपास ही रहेंगी, 1-2% ऊपर या 1-2% नीचे कभी कभी। तो ओवरऑल 3 to 5 ईयर्स के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो हमको लग रहा है कि मार्केट स्टेबल रहना चाहिए, और अच्छा समय रहेगा हमारे देश के लिए। उतार चढ़ाव की बात ऐसी है कि उतार चढ़ाव हमेशा मार्केट में बना रहेगा। कोई भी बाज़ार हो, मैं बोलता हूँ लोगों को, वो इक्विटी शेयर बाज़ार हो, वो बॉन्ड मार्केट हो, कमोडिटीज़ मार्केट हो, सोना भी हो,
हर जगह वॉलेटिलिटी और जो उतार चढ़ाव हम जो बोलते हैं, बात करते हैं, हर चीज़ में है वो। तो कोई भी इक्विटी कोई रिस्क फ्री एसेट क्लास नहीं है, बैंक का फिक्स डिपॉजिट नहीं है कि आपका पैसा सेफ़ है और रिस्क बिल्कुल ज़ीरो है। इनफैक्ट फिक्स डिपॉजिट्स में भी रिस्क हो सकता है अगर बैंक डूब गया तो उतार चढ़ाव रहेगा। दुनिया इतनी कनेक्टेड हो गई है कि कुछ यूरोप में होता है, कुछ अमेरिका में होता है, तो उसका असर, सब कनेक्शन तो है ही, तो उसका असर हमारे बाज़ार में भी दिखाई दे पड़ता है। तो इसीलिए वॉलेटिलिटी रहेगी, उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन 3 से 5 साल के व्यू से हमको लगता है कि काफ़ी अच्छा आउटलुक है देश के लिए। रजत जी, आपने कहा कि इक्विटी आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव है, एट द सेम टाइम वॉलेटिलिटी भी एक्सपेक्टेड है, और इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि पोर्टफोलियो बैलेंस होना चाहिए। और आज मैं इस पर सबसे बात करूंगा बैलेंस एडवांटेज फ़ंड की, क्योंकि ये फ़ंड मेरा भी एक बहुत ही पसंदीदा फ़ंड रहा है। 17 इयर्स करीब इस फंड को हो गए हैं, और अच्छी परफॉर्मेंस रही है फ़ंड की, पायनियर है इस कैटेगरी में ये फ़ंड। तो क्योंकि आप इस फंड को मैनेज करते हैं, तो मुझे बताइए कि इस फंड के बारे में पहले तो ये कि इस वक्त पर जब आप कह रहे हैं कि इक्विटी मार्केट में तेज़ी है, तो क्या इन्वेस्टर्स को प्योर इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में, या फिर ये इस तरह का फंड इस तरह के मार्केट में इम्पोर्टेंट हो जाता है? जी देखिए, एक तो बात ये है कि हर किसी इन्वेस्टर का, निवेशक का एक अपना अपना रिस्क एपेटाइट होता है। तो कोई जो यंग हैं, जिनके पास अभी काफ़ी समय है, कुछ जिनके ऊपर कोई ज़िम्मेदारी नहीं आने वाली है, उनके लिए अभी भी मुझे लगता है कि इक्विटी ठीक है। अगर 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल का आपके पास टाइम होराइज़न है आराम से, जिसमें आपको लगता है कि कोई बड़ी ज़िम्मेदारी आपके ऊपर नहीं आने वाली है, तो अभी वो उम्र के हिसाब से, आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इक्विटी में क्या निवेश करना चाहिए, मेरे हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन बाज़ार में उतार चढ़ाव बना रहेगा, वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। हर किसी का रिस्क लेने का जो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी होती है, सेम नहीं होती है। तो हमारा फंडा यही है कि जो बैलेंस एडवांटेज फ़ंड है, उसमें हम काफ़ी अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देने का हमारा पूरा टारगेट ही वही होता है कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न हमारे इन्वेस्टर्स को इस फ़ंड में हमेशा अच्छा मिले। अगर आप देखें, थोड़ा सा अगर मैं फ़ंड के बारे में ब्रीफली बताऊं, तो इसमें हम इक्विटी एलोकेशन 30% से लेके 80% के बीच हम इसको मेंटेन करते हैं, डायनेमिकली मैनेज करते हैं, और ये काम हम रोज़ करते हैं। रोज़ हम डेली बेसिस पे इसका रीबैलेंसिंग होता है, और वो जो मॉडल है हमारा, जिस पे बेसिस पे ये 30 से 80% के बीच में कहाँ रखना है हमें जो पता चलता है, वो एक ही बहुत ही फंडामेंटल फैक्टर के बेसिस पे आधारित है। वो है प्राइस टू बुक वैल्यूएशन ऑफ द मार्केट्स। तो हम उस वैल्यूएशन के हिसाब से देखते हैं कि मॉडल बताता है कि वैल्यूएशन अभी थोड़ा ऊपर की तरफ है, तो हमको थोड़ा इक्विटी कम रखना चाहिए। और अगर मार्केट नीचे आता है, इसका मतलब है कि मार्केट सस्ता हो रहा है, उसका मूल्यांकन सस्ता हो रहा है, तो इक्विटी एलोकेशन थोड़ा ऊपर की तरफ रखना चाहिए। तो एवरेज अगर आप देखेंगे, ये 30 से 80% के बीच में मोटा मोटी फंड जनरली 50 से 55% के बीच ही निवेशित रहा है। अगर हम 10 साल का एवरेज भी निकालेंगे तो 50-55% के बीच में ही इक्विटी एलोकेशन था फंड में। उसके बाद भी अगर आप रिटर्न देखेंगे तो वो निफ्टी के 80% जितना है। तो जितना निफ्टी ने अगर समझिए 12% दिया है एवरेज, तो फंड ने समझिए 9-9.5% दिया है। ये मैं एज एन एग्जांपल बता रहा हूँ, एक्चुअल डेटा थोड़ा अलग हो सकता है, बट 80% जितना फंड ने दिया है, जितना निफ्टी ने रिटर्न दिया है। तो अगर आप देखेंगे उस हिसाब से, तो 50% ही रिस्क लेके इक्विटी में फंड ने 80% जितना रिटर्न दिया है निफ्टी के लिए। तो हमारा फोकस उसमें है कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न फंड का अच्छा होना चाहिए, हमारे इन निवेशकों का इसमें जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा होना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि जब मार्केट करेक्ट होता है, जब नीचे आता है, तो वो डर में निवेशकों को, जब वो देखते हैं कि एनएवी कितना नीचे आ रहा है, गिर रहा है, तो थोड़ा सा वो परेशानी में आ जाते हैं कि अभी सही टाइम है क्या मार्केट में डालने का या निकालने का। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो मार्केट में जनरली उल्टा होता है। जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़ा सोचेंगे, मैं बोलता हूँ कि कभी तेज़ी में आ जाते हैं और मंदी में आ जाते हैं। तो उस हिसाब से उनको, जब वो ये फंड का देखेंगे कि जब मार्केट नीचे आता है तो ये उतना नहीं आएगा नीचे। अगर मार्केट 10% से गिरेगा तो हमारा ये फंड शायद 5-6-7% से गिरेगा। तो कैपिटल प्रोटेक्शन जो है वो भी काफ़ी अच्छा देता है। तो ये मेरे को लगता है कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आपको मार्केट से थोड़ा कम रिटर्न मिल रहा है, लेकिन रिस्क आप उनसे काफ़ी कम ले रहे हैं।
तो उस संदर्भ में मुझे लगता है कि ये फ़ंड जो है बहुत ही बढ़िया है। हम अंदर भी ये बात करते हैं कि ये ऐसा एक फ़ंड है कि भाई गुवाहाटी का स्कूल टीचर भी इन्वेस्ट कर सकता है। और ये मतलब हमारे सीईओ साहब बोलते हैं कि ऐसा हो कि उसका स्कूल टीचर भी कहीं कोई शहर का हो छोटा, वो भी निवेश कर सके, कोई बड़ा आदमी हो वो भी निवेश कर सके, और इसमें लमसम में भी कोई कभी प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि इक्विटी लेवल हम मैनेज करते हैं इसको। तो अगर आप मार्केट जब ऊंचाई पर है तभी भी अगर आप निवेश करेंगे तो हमारा इक्विटी स्तर नीचे है फंड के अंदर, तो हमने वो रिस्क को मैनेज किया है। तो फोकस है कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जो है वो हमारे निवेशकों को अच्छा मिले। रजत जी, आपने अभी कहा कि पोर्टफोलियो में जो रीबैलेंसिंग है वो क्योंकि आप करते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ये बात तो करते हैं कि एसेट एलोकेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन देखा ही जाता है कि जिस वक्त पर इक्विटी थोड़ा कम होना चाहिए उस वक्त पोर्टफोलियो में ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि अगर भले ही मार्केट एक्सपेंसिव हो लेकिन कई बार इन्वेस्टर्स सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, और आपने कहा कि मॉडल के हिसाब से आप तय करते हैं, फिर वो आप क्या चाहते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मॉडल क्या सजेस्ट कर रहा है उससे आप फॉलो करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी है, और आप एग्री करेंगे कि ये कैटेगरी जो है बैलेंस एडवांटेज फंड, यहाँ पर अलग अलग फंड हाउसेस अपने तरीके से मैनेज करते हैं, चाहे वो बात हो कि कितना परसेंट एलोकेशन, जैसे आपने कहा कि 30 to 70%, हाँ, अपना आईसीसी प्रूडेंशियल की हम बात करें तो 30% to 80%, बट कुछ एएमसीज में 0 to 100% का भी मैंडेट है। हालांकि वो शायद मुश्किल होगा किसी वक्त पर 0% एलोकेशन हो डेट में, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो ऐसा भी है। तो क्योंकि अलग अलग फंड हाउसेस अलग तरह से मैनेज करते हैं। फिर दूसरी बात आपने कही अभी कि आपका जो मॉडल है वो प्राइस टू बुक रेशियो को फॉलो करता है, तो यहाँ पर भी डिफरेंट मॉडल्स हो सकते हैं। तो एक तो मुझे बताइए कि आपका जो मॉडल है उसे थोड़ा सा और एक्सप्लेन कीजिए कि किस तरह से काम करता है, और क्यों ये डाउन साइड प्रोटेक्ट करने में ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। और दूसरा, अगर इन्वेस्टर्स किसी बैलेंस एडवांटेज फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो क्यों इस तरह का फंड जो आपके मॉडल पर चलता है, आपका जो फंड है ये इस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए जो कि डाउन साइड को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं उनके लिए सूटेबल हो सकता है। जी, पहले मॉडल की बात करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि प्राइस टू बुक वैल्यूएशन हम देखते हैं मार्केट का, कि किस रेंज में पिछले 20 साल में मार्केट रहा है। उसमें जब मार्केट में बहुत मंदी आई है तो किस लेवल तक के गिरा है, क्या उसका न्यूनतम लेवल तक वो गया था, और जब तेज़ी हुई थी तो क्या लेवल तक ऊपर गया था प्राइस टू बुक वैल्यूएशन में। तो वो एक हमको मिल जाता है, लोएस्ट कहाँ तक जाता है, ऊपर कहाँ तक जाता है, एवरेज कहाँ तक है। तो हम उस हिसाब से मॉडल में इक्विटी वेट उस हिसाब से है कि भाई प्राइस टू बुक अगर 2.5 है तो इक्विटी इतना होना चाहिए, 3 है तो कम होना चाहिए, और 2 के नीचे गया है तो हम ऑलमोस्ट 80% इन्वेस्ट हो जाएंगे। तो ये तो है कि हमारा प्राइस टू बुक वैल्यूएशन के बेसिस पे मॉडल है। मॉडल में और भी 3-4 फैक्टर्स हैं, थोड़े मैक्रो फैक्टर्स हमने देखा है जिससे हमारे देश को फ़र्क पड़ सकता है, हमारे बाज़ार पे असर पड़ सकता है। जैसे कि अगर आप जानते ही होंगे कि अगर क्रूड ऑयल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम काफ़ी इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल का। अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है, थोड़ा सा करेंसी पे प्रेशर आता है, थोड़ा सा माहौल थोड़ा सा कमज़ोर बनता है। तो वो एक फ़ैक्टर हो गया, वो भी एक फ़ैक्टर है इसमें। फिर डॉलर का एक फ़ैक्टर है इसमें, करेंसी का, और एक खाली डॉलर नहीं है, एक बास्केट ऑफ करेंसीज हमने ली हैं कि वो डॉलर इंडेक्स और जो है वो कैसे मूव कर रहा है उसका भी एक असर पड़ता है। हमारी करेंसी स्ट्रॉन्ग है या हमारी करेंसी वीक है, वो एक फैक्टर है जब हम बाकी करेंसी से उनको कंपेयर करते हैं कि भाई कितना होना चाहिए, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है रुपया कि उससे कमज़ोर है रुपया। तो ये एक फैक्टर हो गया। ब्याज दर हो गए, इंटरेस्ट रेट्स का सीधा असर पड़ता है कि इक्विटी मार्केट्स का मूल्यांकन कैसा होना चाहिए थोड़ा सा। तो जब ब्याज दर हाई होता है तो ऑब्वियसली थोड़ा इकोनॉमी थोड़ा कंट्रोल करने के लिए होता है ग्रोथ को। अगर आप देखेंगे तो ब्याज दर तभी बढ़ाते हैं जब इकोनॉमी बहुत ओवरहीट होने का डर रहता है, जब महंगाई दर ऊपर जाती है, तो उसको थोड़ा स्लो करने के लिए ब्याज दर जो है सेंट्रल बैंक्स वो बढ़ाते हैं। तो इंटरेस्ट रेट्स एक और फैक्टर है जो हम देखते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स ऊपर आए हैं कि नीचे आ रहे हैं। नीचे आ रहे हैं, लूज पॉलिसी है फाइनेंशियल पॉलिसी, तो वो हमारे मार्केट्स के लिए जनरली हमने देखा है कि वो एक अच्छा चीज़ है।
और ऊपर जाता है तो वो थोड़ा सा नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है बाज़ार को। तो ये 3-4 फैक्टर्स हैं। अब हर किसी का अपना अपना एक मॉडल है, एक अपना थॉट प्रोसेस है। हमारा इसमें एक सिंपल थॉट प्रोसेस है कि हम बुक वैल्यू वाला वैल्यूएशन जो मेट्रिक है, प्राइस टू बुक, वो क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्यों प्राइस टू अर्निंग्स नहीं करते हैं, जो कि ज़्यादा कॉमन है। जनरली हम कोई भी शेयर की भी बात करते हैं तो सबसे पहले पूछते हैं भाई पी क्या है उसका, मार्केट का पी क्या है, लॉन्ग टर्म पी क्या है। तो उसमें हमारा मानना ये है कि जो अर्निंग्स होती हैं, और स्पेशली अगर आप मार्केट लेवल का कंसोलिडेटेड अर्निंग्स आप देखेंगे तो वो प्रेडिक्ट करना हमको लगता है कि उसमें गलत जाने की संभावना थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। अगर हम 2013 से लेके 2018-20 के बीच तक का समय भी देखें तो हम हमेशा जनरली चालू करते थे कि 15% अर्निंग ग्रोथ आ जाएगा मार्केट का, और आता था वो 5 से 7%। हम हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, हमारे बाज़ार वाले। हम बोलेंगे कि 15% अर्निंग ग्रोथ अगले साल आएगा, फिर वो अर्निंग ग्रोथ कट हो जाता है, कुछ ना कुछ होता है, कुछ ना कुछ डिसअपॉइंटमेंट आ ही जाते हैं। अपसाइड में भी आते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा जैसे 21 या 22 में वो अपग्रेड हुए थे, अर्निंग्स ग्रोथ का जो प्रोजेक्शंस था उससे ज़्यादा आया। तो हमारा मानना है कि जो अर्निंग्स का जो फोरकास्ट जो करते हैं वो ज़्यादा वॉलेटाइल है, वो ज़्यादा रिस्की है, उसको आप बहुत ही प्रिसिशन से आप फोरकास्ट नहीं कर सकते हैं। तो अर्निंग जो है वो एक फ़्लो नंबर है, वो बहुत बुरी तरह चेंज हो सकता है, या वो 5% कट सकता है, 5-7% ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर आप बुक वैल्यू देखेंगे तो वो एक स्टॉक फिगर है, वो एक बैलेंस शीट का आइटम है। तो पिछले इतने सालों से जितना भी नेटवर्थ कंपनीज़ ने कमाया है, नफ़ा कमाया है, वो वहाँ पे स्टॉक है। तो एक साल का अर्निंग अगर अप होता है या डाउन होता है, बुक वैल्यू पे उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। बुक वैल्यू पे इम्पैक्ट 1% या 1.5% का मुश्किल से पड़ेगा। तो हमको लगता है कि वो ज़्यादा स्टेबल फैक्टर है देखने के हिसाब से, जिसमें वॉलेटिलिटी कम रहेगी। तो इसीलिए हमको लगता है कि इसलिए हम प्राइस टू बुक यूज़ करते हैं। वो एक स्टॉक बैलेंस शीट का आइटम है जिसमें वॉलेटिलिटी कम होती है, और अर्निंग्स में वॉलेटिलिटी, एक तो अर्निंग्स फोरकास्ट करने में थोड़ा दिक्कत ज़्यादा होती है, वहाँ पे सरप्राइज़ आ सकते हैं, या मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव आ सकते हैं, और जो ग्रोथ एक्सपेक्टेड है वो हो सकता है कि कम हो या ज़्यादा हो, और उसका हमारे मार्केट पे असर पड़ता है। तो इसीलिए हमको लगता है कि ये थोड़ा ज़्यादा स्टेबल फैक्टर है, तो इसीलिए हम प्राइस टू बुक यूज़ करते हैं। और वो हमने देखा है कि मेरा जो एक्सपीरियंस है अभी तक के, फ़ंड को तो 17 साल हो गए हैं, लेकिन मैं 8 साढ़े 8 साल से ये फ़ंड में, मैं फ़ंड मैनेजर हूँ, को फ़ंड मैनेजर। तो हमने देखा है कि बहुत ही अच्छी तरीके से ये इसने हमारे लिए काम किया है, हमारे निवेशकों के लिए काम किया है। रिजल्ट तो दिखाई देता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, और दूसरा है कि हमारा हाउस का भी जो सोच है वो थोड़ा सा काउंटर सिक्लिकल है, थोड़ा सा कॉन्ट्रा है। तो हम मोमेंटम कभी नहीं करते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि कई बार निवेशकों से ये हो जाता है कि तेज़ी में और तेज़ी लगती है और मंदी में और मंदी लगती है, जिसको हम बोलते हैं, अंग्रेज़ी में बोलेंगे ग्रीड एंड फियर। जो बोलते हैं मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ग्रीड एंड फियर को कंट्रोल में रखना। वो अगर मैं अपने दिमाग से हटा दूं कि ग्रीड एंड फियर क्या करना है, मार्केट में क्या हो रहा है, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारा ये मॉडल है, ये वैल्यूएशन है, ये पिछले 20 साल में काम किया है, ये आगे भी काम करेगा। शायद 3 महीना काम नहीं करे, शायद 6 महीना काम नहीं करे, बट उसमें हमको परेशानी नहीं होती है। हम देखते हैं कि वो फंडामेंटली वो फैक्टर है, वो बोल रहा है महंगा है या वो बोल रहा है सस्ता है। तो जब लोग डर रहे थे फॉर एग्जांपल कोविड के समय पे, तो हम मतलब फ़ंड का इन्वेस्टमेंट लेवल जो है 77% तक ऑलमोस्ट ले गए थे। 80% मॉडल बोल रहा था, पर हम नहीं ले जा पाए, क्योंकि इतने बड़े फ़ंड को थोड़ा एग्जीक्यूट करना, जैसा आपने कहा कि 0 to 100 भी है, पर आप शायद ले जा पाएँ या नहीं ले जा पाएँ, वो वैसा हम कर रहे थे जब इतना डर का माहौल था और मार्केट जब गिर रहा था मार्च 2020 में। तो हम बोले बस मॉडल बोल रहा है मार्केट सस्ता हो रहा है, वैल्यूएशन अभी लेना है, अभी इन्वेस्ट बढ़ाना है इन्वेस्टमेंट इक्विटी में। तो आई थिंक वो जो ग्रीड एंड फियर जो है वो हम दिमाग से बाहर निकाल देते हैं ये फ़ंड चलाते वक्त। मॉडल बोल रहा है अभी बढ़ाना है या कम करना है, हम वो करते हैं रूल बेस्ड तरीके से, एकदम रूल बेस्ड तरीके से हम करते हैं। ये मॉडल भी काफ़ी पुराना है अब तो। लोगों को लगता है कि इसमें बदलाव लाते हैं कि नहीं लाते हैं हम, तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी हो रहा है, नए फैक्टर्स हम इसमें नहीं डालने का कोशिश करते हैं। हम हमेशा यहाँ पे ये डिस्कशन करते ही रहते हैं कि कुछ चेंज करने लायक है, मॉडल में कोई नया फैक्टर ऐड करें। फॉर एग्जांपल मोमेंटम अगर ऐड करना है तो मार्केट में भी मोमेंटम लग रहा है, या कोई दूसरे फैक्टर्स पर हम हमेशा इसमें पूरी टीम बैठती है, क्योंकि काफ़ी फ्लैगशिप प्रोडक्ट है हमारा, हम सब डिस्कस करते हैं। और हमें लगता है कि जब सब लोग मान जाते हैं और बैक टेस्ट करके डेटा देखते हैं कि शायद उस एक और नए फैक्टर से फ़ायदा होता मॉडल को या फ़ंड को, तब तो हम इसको आगे ले जाएंगे। अगर फ़ायदा बहुत छोटा है या ना के बराबर है तो हम फिर उसको छोड़ देते हैं कि मतलब जो सही चल रहा है उसको बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं है, हम सोचते हैं नई नई चीज़ों पे, क्योंकि
हम भी नया नया चीज़ रोज़ देख रहे हैं, रोज़ सीख रहे हैं कि किसका असर मार्केट पे पड़ सकता है, क्या वो फैक्टर इसमें डालना चाहिए। तो ये बात चालू रहती है कंसिस्टेंटली। पर मैं बताता हूँ कि मॉडल हमने बहुत ही रेयरली चेंज किया है, बहुत ही कम। जब फंडामेंटली कुछ बदलता है तब हम मॉडल में बहुत ही सीरियसली काम कर कर उसमें बदलाव लाते हैं। जैसे कि कॉर्पोरेट टैक्स कट हुआ जब हमारे देश में 2018 में, तो हमको लगा हाँ अर्निंग्स बढ़ेगी, आरओई बढ़ेंगी कंपनी के, कंपनीज़ के पास कैश फ्लो ज़्यादा आएगा, कंपनीज ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाएंगी, केपेक्स कर पाएंगी, तो एक ग्रोथ का पहिया और इम्प्रूव हो सकता है देश के लिए। तो तब हमने जैसे बहुत काम करके इसमें थोड़ा सा बदलाव लाया। दूसरा एग्जांपल इसी साल का है जब डेट म्यूचुअल फंड्स में टैक्सेशन को थोड़ा ज़्यादा टैक्सेशन का उसमें बदलाव किया गया, जो कि हमें लगा कि इक्विटी एज एन एसेट क्लास के लिए वो फ़ायदेमंद है। जो डेट निवेशकों के लिए जो नेगेटिव है वो इक्विटी में फिर पैसा शायद ज़्यादा आ सकता है, और उस हिसाब में वो जब कुछ फंडामेंटल बदलता है तब हम मॉडल में ज़रूर चेंज करते हैं। वरना हम सिर्फ सोचते हैं, देखते रहेंगे, आंखें खुली है, देखेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, लगता है कुछ है मीनिंगफुल और फंडामेंटल है तो हम उसको इसमें इनकॉर्पोरेट करते हैं मॉडल में। तो रजत जी, क्योंकि हम जब बात करते हैं बैफ की तो यहाँ पर काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है कि अपने हिसाब से इसको मैनेज किया जा सकता है। अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल एक अग्रेसिव हाइब्रिड फंड की, तो ये पता है कि 65% एलोकेशन मिनिमम इक्विटी होगा यहाँ पर। लेकिन जब बात आती है बैलेंस एडवांटेज फंड की, तो यहाँ पर चाहे एलोकेशन की बात हो या फिर जैसा आपने कहा मॉडल, ये काफ़ी अलग हो सकता है। तो अगर हम बात करें, आप ये बात कर रहे थे कि ये काउंटर सिक्लिकल आपका स्टाइल है, यहाँ पर इसको मैनेज किया जाता है। तो क्या बढ़ते हुए मार्केट में यदि इक्विटी में तेज़ी हो तो उस वक्त पर क्या कुछ ऐसा लेके चले कि यहाँ पर रिटर्न उतने नहीं बनेंगे जितने कि दूसरे फंड्स में बन सकते हैं जहाँ पर इक्विटी एलोकेशन ज़्यादा हो रहा हो? जी, आपका जो ये ऑब्जर्वेशन है एकदम सही है, क्योंकि हमारा एकदम ही सीधा मॉडल है, सिंपल है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, महंगा हो रहा है, वैल्यूएशंस ऊपर जा रहे हैं, तो हमारा मॉडल बोलेगा कि इक्विटी एलोकेशन हमको कम करना है। और यही ये साल भी हुआ है या पिछले साल भी हुआ है। 2017-18 में भी ऐसा ही हुआ था जब मार्केट एक तरफ़ा खाली तेज़ी का माहौल था, एक तरफ़ा ऊपर जा रहा था। तो ये आपका सोच सही है कि हम मोमेंटम फैक्टर हमारे मॉडल में कोई नहीं है। बट मैं आपको एक बात, फिर इसका फ़ायदा भी है ना। फिर अगर मार्केट में गिरावट बहुत तेज़ आती है और जिस तरह से आप बोल रहे हैं, तो वहाँ पर शायद गिरावट भी कम देखी जाएगी। गिरावट कम देखी जानी चाहिए, पर कई बार होता क्या है, जैसे हमने देखा कि कई बार मोमेंटम फैक्टर्स जो यूज़ करते हैं तो वो नेगेटिव मोमेंटम में भी वो अपना इक्विटी एलोकेशन जल्दी कोई काट सकता है। हर बार ये शायद पॉसिबल नहीं होगा, पर कभी कभी हो सकता है कि वो भी हो सके। तो आप समझ रहे हैं, जब मोमेंटम ऊपर की तरफ है तो उन्होंने इक्विटी ज़्यादा रखा, उनको लगा मोमेंटम थोड़ा वीक हो रहा है या मार्केट नीचे की तरफ रुक कर रहा है फॉर सम रीज़न, और उन्होंने अपना इक्विटी एलोकेशन काट दिया। वो पॉसिबल है, पर मेरे ख्याल से कंसिस्टेंटली एज अ प्रोसेस उसको फॉलो करना कई सालों तक, वो मैं नहीं समझता कि वो इतना आसान हो पाएगा। करने के लिए तो हो सकता है, पर मुझे लगता है कि वो ज़्यादा दिक्कत, बहुत ही परेशानी वाला काम होगा। वो इतना सरल काम नहीं है कि आप ऐसा एक फैक्टर पकड़ लें कि जो आपको सही दिशा एकदम सही समय पर बता दे कि अभी आपको इक्विटी बढ़ाना चाहिए क्योंकि मार्केट में मोमेंटम ऊपर की तरफ रुख है, और जब रुख बदलने वाला है और तब आपको पहले बता दे कि बस अब रुख बदलने वाला है तो आप अपना इक्विटी एलोकेशन कम कर लें। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई जादुई फैक्टर है। तो एक आध दो बार आप शायद लकी भी हो सकते हैं जब आपको इशारा मिल गया आपके मॉडल से, बट मुझे नहीं लगता कि लंबे समय तक वो हर बार ऐसा काम कर पाएगा। रजत जी, आपने बताया कि इसमें किस तरह से आप इक्विटी मैनेज करते हैं, किस तरह एलोकेशन डिसाइड करते हैं, लेकिन विद इन इक्विटी सेक्टर्स कैसे आप सेलेक्ट करते हैं, और यदि हम बात करें मार्केट सेगमेंट्स की, तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, उसे आप कैसे कंसिडर करते हैं, तो वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। जी, इसमें सेक्टर एलोकेशन में ऐसा है कि थोड़ा हम बेंचमार्क भी थोड़ा देखते हैं सेक्टर लेवल पे। तो उसमें हम 2 से 3 सेक्टर में ही शायद ज़्यादा डिविएशन लेते हैं, वरना हम बहुत ज़्यादा सेक्टर कॉल बहुत ज़्यादा लेंगे नहीं इसमें। कि 2 या 3 सेक्टर होंगे जहाँ पे हमारा कन्विक्शन बहुत है अच्छा, कि ये अच्छा समय है इस सेक्टर में ओवरवेट रहने का या अंडरवेट रहने का। अगर समय ऐसा लग रहा है हमें कि नहीं साथ दे रहा है सेक्टर का, आइदर वैल्यूएशन महंगे हैं या बिज़नेस आउटलुक वीक है, तो 2 से 3 सेक्टर में ही जनरली ज़्यादा डिविएशन होता है। बाकी ज़्यादातर सेक्टर न्यूट्रल चलाते हैं।
जितना सेक्टर का बेंचमार्क रेट है उसके आसपास ही रहते हैं बाकी सेक्टरों में, लेकिन सेक्टर के अंदर हमारा डिविएशन काफ़ी हाई रहता है। जैसे अगर एक सेक्टर में ए, बी और सी स्टॉक्स हैं जिनका मिलके 5% अगर वेट है इंडेक्स में, तो हो सकता है हमारे पास ए और सी नहीं हो और पूरा 5% बी में हो, वैसा भी हो सकता है। तो वो बॉटम अप बेसिस पे सेक्टर लेवल पे हम न्यूट्रल चलाने की कोशिश करते हैं ज़्यादातर, लेकिन सेक्टर के अंदर बॉटम अप बेसिस पे हम काफ़ी उसमें फोकस करके जो स्टॉक सिलेक्शन पे जो फोकस है वो हमारा कम नहीं होता है। जैसे लोगों को लगेगा कि अगर ये मॉडल पे चलता है तो वही सब कुछ है, तो वो है। कभी मॉडल आपका हेल्प करता है, कभी आपके स्टॉक सिलेक्शन सेक्टर सिलेक्शन हेल्प करते हैं, कभी उल्टा होता है, एक हेल्प नहीं कर रहा है दूसरा हेल्प करता है। तो ओवरऑल काफ़ी बैलेंस्ड चलता है पोर्टफोलियो उस मामले में। तो सेक्टर न्यूट्रल ज़्यादातर रहता है, उसके अंदर लेकिन हम स्टॉक सिलेक्शन में काफ़ी फोकस है। थोड़ा काउंटर सिक्लिकल अप्रोच है ही। तो जो सेक्टर में हमको वैल्यूएशन थोड़ा कम दिखता है या जहाँ लगता है कि अभी ग्रोथ आने वाली है, एक चीज़ जो मैं देखता हूँ कि वैल्यूएशन एक पार्ट हुआ स्टॉक्स के लिए या सेक्टर्स के लिए, लेकिन जब ग्रोथ पिकअप होता है कोई भी सेक्टर में तो ही वो वैल्यूएशन थोड़ा उसका ऊपर जाता है या वैल्यू अनलॉक होती है जो हम बोलते हैं। तो मेरा मानना जनरली ये है मेरी रिसर्च में या इन्वेस्टमेंट थॉट प्रोसेस में, जैसे अगर जो मैं प्योर इक्विटी फंड चलाता हूँ उसमें यही है कि ग्रोथ आना थोड़ा ज़रूरी है। अगर ग्रोथ नहीं आएगा तो वैल्यू अनलॉक नहीं होगा, तो वो एक ध्यान वो भी रहता है। तो उसमें सिक्लिकल स्टॉक्स हो गए वो भी रहता है, क्योंकि साइकिल कभी तो ऊपर आएगा तब वो उसमें जैसे रिटर्न्स अच्छे बनेंगे, तो वो फोकस रहता है। तो काउंटर सिक्लिकल है उस हिसाब से, जब सेक्टर अच्छा नहीं कर रहा है, वैल्यूएशन सस्ता है, लेकिन मीन रिवर्जन में हम विश्वास रखते हैं कि वो कभी वापस आएगा ऊपर। तो काउंटर सिक्लिकल है, सेक्टर न्यूट्रल है, लेकिन विद इन सेक्टर्स जैसे मैंने बताया कि स्टॉक में हम सिलेक्शन में काफ़ी काम करके बॉटम अप बेसिस पे लेते हैं, और उसमें मेरा थोड़ा सा रुझान थोड़ा ग्रोथ की तरफ है। जैसा मैंने बोला कि थोड़ा ग्रोथ आता है तो ही वैल्यू अनलॉक होती है। मैंने मेरे 15 साल के करियर में वही देखा है। तो वो थोड़ा ग्रोथ फोकस भी है इस फंड में। और मार्केट सेगमेंट के बारे में ज़्यादा लोकेशन लार्ज कैप में रहता है जी, वहाँ पे थोड़ी हमारी लिमिटेशन हो गई है फ़ंड के साइज़ के हिसाब से। एक तो वो भी कारण है कि इसमें मिड एंड स्मॉल कैप आप कितना ही आप बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, तो साइज़ का एक अपना चैलेंज है। तो मेरे ख्याल से 90% प्लस हम इसको लार्ज कैप ओरिएंटेड ही रखते हैं। बट साइज़ के हिसाब से आज की डेट में अगर आप पूछेंगे तो हम वैसे ही, हमारा मानना है कि मिड एंड स्मॉल कैप्स थोड़े ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं वर्सेस लार्ज कैप। तो एक वो तो नेचुरल एक व्यू है कि लार्ज कैप्स में ज़्यादा रखना है, बट अदरवाइज़ भी इसमें मुझे लगता है कि ज़्यादातर लार्ज कैप ही रहेगा, प्योरली बिकॉज ऑफ द साइज़ ऑफ द फंड। कि साइज़ इतना बड़ा हो गया है कि स्मॉल कैप और मिड कैप में आपको उतना लिक्विडिटी या आप उतना एलोकेट कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन एक बात और बताइए कि इन्वेस्टर्स, जैसे शुरुआत में बात कर रहे थे कि जो इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यंग हैं, वो तो इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर आपका रिस्क एपेटाइट थोड़ा मॉडरेट है तो आपके लिए फिर ये फंड या इस तरह के फंड्स सुटेबल हैं। तो हम क्योंकि अक्सर देखते हैं कि अक्सर रिटायर्ड लोग अपना कैश फ्लो मैनेज करने के लिए जब SWP करना चाहते हैं तो बैलेंस एडवांटेज फंड उनके लिए सबसे एक शायद बेस्ट चॉइस होती है, या वो पसंद करते हैं इस तरह के फंड्स में करना। तो अगर कोई रिटायर्ड पर्सन इसी ऑब्जेक्टिव के साथ कि उनको अपना कैश फ्लो मैनेज करना है और उसके लिए वो कर रहे हैं, SWP करना चाहते हैं, तो क्या इमीडिएटली इन्वेस्ट करके SWP करेंगे तो भी ठीक रहेगा, या फिर क्योंकि हम ये मानकर चलें कि यहाँ पर इक्विटी एलोकेशन ठीक ठाक रहता है तो कुछ टाइम तक इन्वेस्टेड रहें और उसके बाद में SWP शुरू करें? तो आपकी क्या राय है इसके बारे में? मेरे हिसाब से पहला जो आपने जो ऑप्शन दिया कि इमिडिएटली इन्वेस्ट करके भी आप SWP कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता इस फंड में वो परेशानी है। इसमें वो भी किया जा सकता है। और थोड़े टाइम के लिए आप बोल रहे हैं कि निवेशित रहकर भी उसके बाद में आप निकालना चालू करें, वो तो नॉर्मल ही है प्रोसेस। बट अदरवाइज भी इसमें कोई, मुझे नहीं लगता कि एक साथ आप बड़ा पैसा डालना है, अगर हम लमसम की बात करें और फिर SWP आपको करना है, तो ये फंड में वो रिस्क, हमारा फोकस ही वही है कि रिस्क कैसे कम रहे। कोई भी निवेशक के लिए रिस्क कैसे हम कम से कम रखें। जैसा मैंने आपको बोला कि अगर मार्केट का मूल्यांकन ऊपर है, महंगा है, अगर हमारा मॉडल बोल रहा है, तो हमने वैसे भी वो रिस्क हमने कम कर दिया है कि इक्विटी एलोकेशन हम नीचे की तरफ ले आए हैं। तो इसलिए इसमें एक साथ लमसम करके भी आप, अगर आपको SWP चालू करना है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और जो नॉर्मल रिटर्न्स जो मिले हैं लॉन्ग टर्म हिस्टोरिकल, मुझे लगता है अगर मार्केट का, जैसा मैं बता रहा था आपको कि मार्केट का जितना रिटर्न है उसका 75-80% जितना ये फंड ने दिया है इसका पास्ट में, और विद मच लोअर रिस्क,
आई थिंक वही हमारा फोकस है और वो वैसा आगे भी मुझे लगता है कि शायद कंटिन्यू होना चाहिए। नहीं, तो मतलब ये फंड इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छा है और साथ में जो एक ऑब्जेक्टिव है कि बैलेंस एडवांटेज फंड है तो वहाँ से एसडब्ल्यूपी करेंगे तो थोड़ा सा रिस्क कम रहेगा। तो मेरा यही सवाल था कि हम क्या पहले वेट करें कुछ साल और उसके बाद ही करें, बट आपने जो कहा कि डाउन साइड काफ़ी हद तक प्रोटेक्टेड है तो इसके लिए किया जा सकता है। आपने काफ़ी बातें बताई इस फंड को कैसे मैनेज करते हैं और डेफिनेटली फ़ंड का जो असेट है वो अपने आप में इस बात का प्रूफ है कि ये फंड इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अच्छा रहा है और इसीलिए इन्वेस्टर्स ने इसको अपना प्यार दिया है। कोई और ख़ास बात इस फंड के बारे में आप बताना चाहेंगे? जी, 2-3 चीज़ें ही हैं। एक ये कि जैसा मैंने पहले ही बोला, उसी को रिपीट ही करूँगा कि ग्रीड एंड फियर को हम बाहर रखते हैं जब ये फ़ंड चलाते हैं। काउंटर सिक्लिकल अप्रोच है, मॉडल को टू द टी फॉलो करते हैं और हम रोज़ उसको फॉलो करते हैं। रोज़ मार्केट ऊपर नीचे होता है, मार्केट में वॉलेटिलिटी हमेशा रहती है, हमेशा रहेगी और उसी में हमको मौके भी मिलते हैं। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि 2020 में कैसे इक्विटी एलोकेशन बढ़ाया, फिर कम किए, तो मौके मिलते हैं। बहुत ही एक्टिवली और डायनेमिकली मैनेज्ड फंड है ये। बहुत ही हम इसको डेली रीबैलेंसिंग और जो इसका साइज़ अब हो गया है उस हिसाब से अगर आप सोचें रोज़ उसमें मैनेज करना अपने आप में थोड़ा चैलेंज है, लेकिन काउंटर सिक्लिकल अप्रोच होने के कारण वो आसान हो जाता है। तो जैसे कि अगर अब मार्केट नीचे आ रहा है, यानी सिंपल भाषा में अगर बोलो तो बहुत सेलर्स हैं मार्केट में, बहुत लोग बेच रहे हैं और हमारा होता क्या है कि वैल्यूएशन नीचे आया यानी मार्केट सस्ता हुआ है, अगर नीचे आ रहा है तो हमको इक्विटी बढ़ाना है, तो हम हमेशा मार्केट की दूसरी तरफ रहते हैं। अगर सब कोई जब बेच रहे होते हैं हम खरीद रहे होते हैं और उसी तरह से जब हर कोई खरीद रहा होता है मार्केट ऊपर की तरफ रुख करता है और जब मार्केट का वैल्यूएशन एक्चुअली एक्सपेंसिव हो रहा होता है तब हम धीरे धीरे हम एक्चुअली अपना इक्विटी एलोकेशन कम कर रहे होते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है फ़ंड की कैपेसिटी के हिसाब से। कई बार मुझे लोग पूछते हैं कि फ़ंड इतना बड़ा हो गया है, अब ये मैनेज हो पाएगा क्या? छोटे फंड्स में लोगों का ऐसा मानना है कि छोटे फंड्स मैनेज करना थोड़ा आसान है, आप जल्दी से बेच सकते हैं, जल्दी से ख़रीद सकते हैं। तो ये सवाल मैं 2017-18 से सुन रहा हूँ। जब ये 15-20 हज़ार करोड़ था तब लोग पूछते थे अब तो ये बहुत बड़ा हो गया है, परफॉर्मेंस में आपको परेशानी होगी। फिर 25 हज़ार करोड़ हुआ, फिर लोगों ने बोला कि अब तो बहुत बड़ा हो गया है, परेशानी होगी मैनेज करने में। अब ये इतना बड़ा हो गया है कि अब लेकिन लोग अब नहीं पूछते हैं कि अब तो फंड बड़ा हो गया है, अब परेशानी होगी, क्योंकि लोगों ने देख लिया है कि मैनेज होता है और उसमें बहुत बड़ा हाथ है काउंटर सिक्लिकल अप्रोच का। ये मैं कहना चाहूँगा कि काउंटर सिक्लिकल अप्रोच का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। वरना मोमेंटम फैक्टर्स अगर कोई यूज़ करके आप बोले कि आप 50 हज़ार करोड़ का फ़ंड है और अभी आपको इक्विटी ऐड करना है, अगर समझो इतना तेज़ी होने के बाद, वो आसान नहीं होगा। रजत जी, आपने आज समय निकाला हमारे लिए और बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें बताई, आपने एक्सप्लेन किया बैलेंस एडवांटेज फंड को और मुझे उम्मीद है कि जानकारी हमारे व्यूवर्स के काम आएगी, इन्वेस्टर्स के काम आएगी। जी, थैंक यू। जो भी जानकारी हमने आज शेयर की, मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी लगी होगी और आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाज़त। फंडनामा के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।